जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल। उस क्रम में आज का हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तीन वीडियो यानी कि तीन वीडियो में हम लोग दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं और अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर वीडियो देखिएगा। और इसमें हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ेंगे यूपी से संबंधित, यानी कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपी स्पेशल पूछा कहीं भी जाता हो तो सभी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए उपयुक्त यानी कि बढ़िया शुद्ध होगा। वीडियो देखते रहिए। इसमें हम लोग थ्योरी प्लस जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है। भारत का आपने विभाजन पढ़ा होगा भौतिक, तो ऊपर चले जाएंगे तो बहुत सारी पहाड़ियाँ पर्वत पड़ते हैं, बीच वाले क्षेत्र में पठार पड़ता है, ठीक है। और आप देखेंगे भारत में तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी घाट में भी। तो इस प्रकार से भौतिक विभाजन होता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो आपके सामने यूपी का मैप है और इस क्रम में बांटा गया है यूपी को। देखेंगे पहला है भाबर एवं तराई का भाग, दूसरा है मध्य भाग का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का पठारी और पहाड़ी भाग। तो आप यूपी का मैप देख रहे हैं, इसके बगल में ऊपर नेपाल है, ठीक है। और नेपाल के उस पार क्या है, और नेपाल में मिलाकर क्या है, हिमालय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो हिमालय की जो भी पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे हिमालय का सबसे दक्षिणी इस नीचे वाला साइड देखेंगे तो शिवालिक पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो यूपी में भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यूपी में एक पर्वत भी है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है यूपी का। आपने सुना होगा या न सुना होगा, अभी आगे चल करके हम बताएंगे यूपी में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तब तक वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। तो यूपी में जो यह वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, इधर देखेंगे तो उत्तराखंड लगा है। और उत्तराखंड क्या है, पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र है। पहले यूपी में ही था लेकिन बाद में इसको वर्ष 2000 में काट करके अलग कर दिया गया उत्तराखंड। और इधर नेपाल है और ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा, ये सब ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो पर्वत वाला क्षेत्र यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी वाले हिस्से में थोड़ा सा मिलता है। मैप देखने का विधि हम आपको बताए थे। मैप कुछ इस प्रकार से होता है, इस वाले साइड को, आपके दाहिने वाले साइड को पूर्व दिशा पढ़ा जाता है और पश्चिमी साइड आपके बाएं हाथ को पढ़ा जाता है। और ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, ठीक है। तो क्या है, यूपी के उत्तर में क्या है, नेपाल तो पूरा पहाड़ों पर बसा हुआ है और नेपाल से बहुत सारी नदियां निकल निकल करके आती हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियां निकल करके आती हैं और गंगा में मिलती हैं, और कुछ इधर राप्ती वगैरह नदियां हैं तो जा करके सभी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो देखिए, जब नदियां बहती हैं तो नदियां बहने के साथ साथ शुरुआती जो हिस्सा होता है, नदियां अपने साथ पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टानों, बड़े बड़े टुकड़ों को बहा करके ले आती हैं। अब चूंकि नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है तो उधर से जो भी नदियां आती हैं अपने साथ बड़े बड़े टुकड़े को पत्थर के ला करके यूपी के इस वाले हिस्से में जमा कर देती हैं, जो भी इधर सटा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब नदियां बड़े बड़े खंडों को जमा करती है, इसे को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। इसमें क्या होता है, नदियां एक तरीके से विलुप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के नीचे से होकर के बहती हैं। फिर जब उधर से निकल करके आती हैं तो जो नीचे वाला इसके थोड़ा सा और उत्तर में पड़ेगा, इधर क्या करती हैं, और छोटे छोटे टुकड़े बालू के जैसे टुकड़े या फिर उससे छोटे, ठीक है, कीचड़ नुमा अपना बना लेती हैं। अब देख लीजिए, कहीं से भी ऊंचे क्षेत्र से पानी बह करके आएगा तो पहले अपने साथ बड़े बड़े खंडों को लेकर के आएगा पर्वत के, फिर और आगे बह करके आएगा तो उससे ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ऊपर पहाड़ी वाला हो गया और नीचे क्या है कि तराई वाला जो क्षेत्र है, इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, छोटे छोटे बालू जैसे आकार रहते हैं। तो इधर क्या होता है, जब नमी ज़्यादा रहेगी तो इधर बड़े बड़े वनस्पति वगैरह उग जाएंगे। तो इधर कई किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर के लगभग तराई का क्षेत्र पड़ता है। तराई मतलब नीचे वाला क्षेत्र, ज़्यादा नमी रहता है। तो इधर क्या होता है, गेहूं, धान और गन्ना, कपास, जो भी पानी वाली फसलें हैं इधर वाले हिस्से में बहुत ही बढ़िया होती हैं, यूपी के तराई और तराई वाले रीजन। और जो भाबर रीजन है इसमें कुछ होता नहीं है, कोई भी फसल नहीं होती है, ठीक है। फिर इधर जब बहते बहते आ जाता है तो बीच में इधर से गंगोत्री से निकल करके आ जाती है गंगा नदी,
और इधर यमुनोत्री से निकल करके आ जाती है यमुना नदी, ठीक है। इस प्रकार से आकर के मिल जाती है। तो जो यह मध्य वाला हिस्सा पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं मध्य का मैदानी भाग, ठीक है। यह वाला भाग क्या है, यह मैदानी वाला भाग है। और इधर हर एक गेहूं हो गया, ठीक है, और धान हो गया, और भी जो भी फसलें हैं मध्य वाले भाग में बहुत ही बढ़िया होती हैं, गंगा और यमुना के मैदान में। तो यह तो हो गया मध्य वाला भाग, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है, मध्य का मैदानी भाग हो गया। अब दक्षिण का पहाड़ी व पठारी भाग, तो क्या फिर से पहाड़ पठार आ गए, बिल्कुल। ऊपर क्या था, भाबर वाला क्षेत्र था। भाबर मतलब वही मतलब जो बड़े बड़े टुकड़े लाकर के नदियां बहा देती हैं वही होता है भाबर। उसके बाद शुरू होता है तराई रीजन। फिर नीचे है दक्षिण का पहाड़ी और पठारी भाग। तो यह जो आप बुंदेलखंड वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, और नीचे यह सब जो एमपी से सटा हुआ है, फिर इधर पहुंच जाएंगे सोनभद्र। तो यह सब हिस्सा क्या है, पहाड़ी और पठारी हिस्सा है। तो इधर आपने पहाड़ियां भी देखी होंगी, ठीक है, इधर पहाड़ियां है, सोन नदी जाती है, ठीक है, इधर पहाड़ है, बुंदेलखंड का पठार है। तो नीचे वाला क्षेत्र यह सब क्या है, पठार है। और इधर से जो दो पर्वत मध्य प्रदेश से निकल करके आते हैं, तो इधर पर्वतीय वाला क्षेत्र भी है, सोनभद्र साइड में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र शुरू हो रहा है यह मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और राजस्थान का कुछ इलाका, यह सब क्या है, पठारी एरिया है। तो नीचे का यूपी का यह जो भाग है यह पहाड़ी और पठारी भाग के अंतर्गत आता है। तो टोटल 3 प्रकार से भौतिक आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पर मैप का तो असली यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यह मैप है, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर है उत्तराखंड, और यहाँ पर जो आपको मैप चेंज दिख रहा है यह सब क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भाग है, ठीक है। और पर्वत का हिस्सा यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी में भी कुछ कुछ निकलेगा। और यह जो नेपाल है, नेपाल साइड तो पूरा नेपाल पर्वत पर बसा ही है, ठीक है। तो यह क्या हो गया था, पर्वतीय भाग, और नीचे इसके क्या आता है, तराई वाला भाग। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गंगा नदी जा रही है, ठीक है, और यहाँ से निकल करके आ रही है यमुना नदी। तो यह सब बीच वाला जो है गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र, इधर खेती बढ़िया होती है, इधर मिट्टी अच्छी होती है। फिर नीचे आप देखेंगे तो फिर इधर मैप थोड़ा थोड़ा आपको इस जैसा दिखेगा। यह सब क्या है, यह सब पठारी भाग है, और यह सब इधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, यह सब क्या है, पहाड़ी भाग है। टोटल यहाँ पर 11 भाग इसके अंतर्गत आते हैं, पहाड़ी और पठारी भाग से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो हमने बताया है वही सेम चीज लिखा है। देखिए मैप यहाँ पर भी हमने लगा रखा है, भाबर और तराई का क्षेत्र यह सब है जो आपको मैप में बना हुआ दिख रहा है। और दूसरा नंबर मैदानी भाग है, और तीसरा यहाँ पर देखेंगे पठारी एवं पहाड़ी भाग है। तो यह सब जो हम आपको बता रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी अवेलेबल है। टेलीग्राम पर आपको KGW 2023 लिख करके सर्च कर लेना है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो कन्हैया GS वर्ल्ड, ठीक है, कन्हैया GS वर्ल्ड लिखेंगे तब भी आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक दिख जाएगा। यहाँ पर आपको PDF फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर जो हमने आपको बताया सेम चीज हमने लिख दिया है, जैसे भाबर और तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो पॉइंट देखिए, भाबर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक लगभग 34 किलोमीटर की चौड़ाई में है। तो देखिए यहाँ हो गया सहारनपुर, और यहाँ पर आएंगे आप कुशीनगर, यह सब लेकर के क्या है, 34 किलोमीटर तक लंबा है भाबर एवं तराई का क्षेत्र, ठीक है। और कह रहा है कि भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई भाग का विस्तार पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के यूपी में पूर्व तक कुशीनगर तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाबर जो बड़े बड़े टुकड़े आते हैं पत्थर का, ठीक है, 34 किलोमीटर चौड़ाई, तो चौड़ाई यही होती है, ठीक है ना। 34 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई 34 किलोमीटर, और लंबाई यहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, बड़े बड़े जो टुकड़े आते हैं इसको भाबर कहते हैं। फिर भाबर के दक्षिण में तराई, तो तराई यहाँ पर नीचे मान सकते हैं, यह हो गया। और पश्चिम से पूर्व तक की तरफ बढ़ने पर भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती जाती है। यानी कि जब आप इस साइड से इधर बढ़ेंगे तो क्या है कि चौड़ाई इधर ज़्यादा चौड़ा है, और इधर बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से पतला होता जाएगा। इस प्रकार से हिमालय पर्वत भी है, जब आपने भारत का नक्शा पढ़ा होगा
तो हिमालय के इधर जम्मू कश्मीर साइड देखेंगे तो हिमालय चौड़ा है, फिर इधर जैसे जैसे बढ़ते आप चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इधर क्या है, हिमालय पतला है। तो उसी प्रकार से यूपी में भी समझ लीजिए। कह रहा है पश्चिम से पूर्व तक की तरफ बढ़ने पर तराई भाग की चौड़ाई बढ़ती जाती है, लेकिन भाबर की क्या है, कम होती जाती है। लेकिन जो तराई वाला रीजन है जहाँ पर मच्छर उच्छर ज़्यादा निकलते हैं और यहाँ पर खेती वगैरह बढ़िया होती है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत चोटी है, ठीक है। तो हमने कहा ना, अभी आपको बताएंगे, तो देख लीजिए यह है सहारनपुर, और सहारनपुर में ही जो हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी नीचे वाली है शिवालिक, उसी के रेंज में आता है यहाँ पर अमसोत चोटी, ठीक है। तो यह भी परीक्षा में पूछ सकता है कि अमसोत चोटी कहाँ पर है, तो यह है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 957 मीटर है, ठीक है, 957 मीटर है, इसको याद रख लेना, जो कि शिवालिक पहाड़ी की एक चोटी का, शिवालिक पहाड़ी का ही हिस्सा है। उम्मीद करते हैं भाबर वाला चैप्टर यानी भाबर वाला जो हेडिंग है आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आता है मध्य का मैदानी भाग, यानी कि ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया, अब मध्य यानी कि गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र है इसकी यहाँ पर बात कर रहा है। तो यह क्या है, पूरी तरीके से मैदानी है। इधर जनसंख्या एकदम बढ़िया ज़्यादा रहती है, हालांकि पूरे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही रहती है क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना दो प्रमुख नदियाँ आती है, और इसके जो बीच वाला क्षेत्र है यह खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मैदान है। देखिए यह मैदान गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक आदि नदियों द्वारा लाई गई काप, मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक उपजाऊ क्षेत्र है। तो यह क्या है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। और कह रहा है कि मैदानी भाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो देखिए मैप हमने लगा लिया, क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम, तो इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व, ठीक है, यानी कि नदियां जैसे जाएंगी, नदियां ढलान पर ही जाती हैं, जैसे उसको ढलान मिलता है। तो नदियां कैसे जाती हैं आप देखेंगे इस प्रकार से, तो नदी भी ऐसे ही जा रही है, ढाल है इसीलिए, तो ढाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मैदानी भाग भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आते हैं हम लोग दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग। तो देखिए मैप एक बार फिर आपको दिखा देते हैं दक्षिण का, ठीक है। तो यूपी का मैप आपके सामने लगा है, यह हो गया सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर, यहाँ सहारनपुर कर रहे हैं, ठीक है। यह क्या है, ललितपुर, सहारनपुर तो सबसे ऊपर है, ललितपुर, ठीक है। नीचे वाला यह वाला जो भाग है यह क्या है, पहाड़ी और पठारी भाग है, ठीक है। टोटल जो है 11 जिले जो हैं यूपी के, यह इसके चपेट में, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, पहाड़ी और पठारी। इधर देखेंगे हम लोग तो इधर जैसे गोविंद, ठीक है, गोविंद बालासर, यहाँ पर यह जो है सागर है। बाकी यहाँ पर जो हिल्स आती हैं यानी कि चोटी आ जाती हैं मध्य प्रदेश से निकल करके, यह सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं पहाड़ी वाले भाग में, जो कि विंध्याचल रेंज हो गया, ठीक है, और बुंदेलखंड का जो पठार हो गया, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आता है। तो यह सब नीचे क्या है, पहाड़ और पठार है। इसी को लिखित पॉइंट में भी आप पढ़ लीजिए एक एक पॉइंट, जैसे यह पहाड़ी पठारी भाग दक्कन के पठार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा हम भारत का नक्शा बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भारत का मैप होता है। ठीक है, रफ आंकड़ा, ठीक है। तो यह क्या है, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। तो क्या है, इधर तीनों, इधर से हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, नीचे हो गया हिंद महासागर, तो तीनों ओर से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड आपको इधर ही कहीं मिलेगा। तो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट क्लियर। यहाँ पर कह रहा है कि इस पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।
दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। देखिए उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो दक्षिण से उत्तर यानी कि यह वाला जो हिस्सा है इसका ढाल कुछ इस प्रकार है। अब ढाल इस प्रकार है, कैसे आप समझेंगे, इधर से नदियां आती हैं, ठीक है, जो भी नदी आती है जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह सब क्या है इधर से ही आती है। तब ढाल ऐसे रहेगा तभी ना आएंगी। तो ढाल क्या है, दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ है, बुंदेलखंड वाले एरिया का। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। तो यह इस चट्टान से निर्मित है। इसके अंतर्गत देखिए टोटल 11 जिले आते हैं और ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली आदि जिले दक्षिण भाग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है तथा इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई 600 मीटर तक हो जाती है, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, तो दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग भी यहाँ पर लगभग क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए इतना तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं बचे हुए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको भी एक एक नज़र देखिएगा। जैसे कह रहा है कि भाबर क्षेत्र की भूमि कंकड़, पत्थर एवं मोटे बालू युक्त होती है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि नदियां जब लेकर के आती हैं बड़े बड़े पत्थर, तो उसे क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र, जो कि कंकड़, पत्थर एवं मोटे बालू से युक्त होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो पाती है, नहीं करना संभव होता है। अक्सर यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि जब बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे, फिल्मों में देखा होगा आपने, इधर से जब होकर के पानी गुजरेगा तो क्या है, नीचे नीचे ही बहकर आ जाता है, और जब तराई वाला रीजन आता है तो वहां पर जाकर के पानी ऊपर आ जाता है। कह रहा है कि तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम व दलदली होती है। तराई हमने पहले ही बता दिया, नम एवं दलदली होती है। इधर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, मतलब जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, और जो भी यूपी का बना है रिजर्व क्षेत्र, इसी के अंतर्गत आ जाता है, जैसे पीलीभीत वगैरह हो गया। तो इधर वन, जंगल, झाड़ी, ठीक है, लंबे लंबे कई कई मीटर की इधर घास पाई जाती है। हालांकि इस समय तो काफी जोर शोर से सफाई हो रहा है, तो बहुत पतला हो गया है तराई वाला क्षेत्र। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें धान एवं गन्ना है। तो जो भी पानी जिस फसल में ज्यादा लगता है वही यहाँ की मुख्य फसल होगी। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है खादर कहा जाता है या फिर कछार कहा जाता है। खादर यानी कि जो नदियाँ मिट्टी बहा करके लाती हैं बरसात के सीजन में, उसी को खादर या फिर कछारी मिट्टी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। ठीक है, तो नदियां जो नए बहाकर लाती है नई मिट्टियां, उसे क्या कहा जाता है, खादर। लेकिन जो पुरानी रहती है, पुरानी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए बाढ़ आया, ऊंचाई तक आया, छोड़ दिया उधर, फिर दूसरे साल बाढ़ आया, पूरा नहीं पहुंच पाया, कमर रह गया, तो नीचे वाली मिट्टी क्या होगी, नई मिट्टी आई है तो खादर हो जाएगी, और जो पुरानी वाली है, बहुत पहले की है, उसे बांगर कहते हैं। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूं है, धान है और आलू है। ठीक है, तो यह सब इधर ठीक ठाक बढ़िया हो जाता है। मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 80 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक होती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र खादर क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण हुआ है नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से। ठीक है, अब बीहड़ क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे तो दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश का यह वाला हिस्सा हुआ, ठीक है, आगरा, मथुरा, यह सब वाला हिस्सा, इटावा वगैरह। ठीक है, इधर क्या होता है, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, बीहड़ मतलब नदियां बहती जाती हैं और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गहराई तक नदियां हैं, और इधर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है। और इस बार के आरओ के पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी नदियां हैं जो कि बीहड़ का निर्माण करती हैं। तो कौन, चंबल हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, यह सब नदियां बीहड़ का निर्माण करती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इधर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किधर, किस वाले हिस्से में है, तो इस वाले हिस्से में है, यानी कि
दक्षिण पश्चिमी वाले हिस्से में जो आगरा वाला क्षेत्र पड़ता है इधर हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग में बघेलखंड भी सम्मिलित है सोनभद्र में। ठीक है, प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी पठारी या फिर बुंदेलखंड का विस्तार है? तो 11 जिलों में विस्तारित है बुंदेलखंड वाला हिस्सा। प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी, तो सेम पॉइंट ही आ गया। यहाँ पर कह रहा है विंडम, टांडा, कुशेरहरा एवं खंडजा जलप्रपात कहाँ पर है? मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, मिर्जापुर में स्थित है यह सब जलप्रपात। पहाड़ी पठारी या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो उत्तरी सीमा पर गंगा बहती है और फिर यहाँ पर यमुना बहने लगती है। ठीक है, बुंदेलखंड साइड में आएंगे, इधर आगरा साइड में बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र में पश्चिमी सीमा पर बहती है बेतवा नदी, यहाँ पर बहती है पश्चिमी सीमा पर। कह रहा है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन की फसलें हैं। तो यूपी में देखिए इधर यानी ऊपर वाले हिस्से, तराई वाले हिस्से में क्या बढ़िया होता है? गन्ना हो गया, चावल हो गया। ठीक है, और बीच वाले हिस्से में क्या होता है? इधर गेहूं हो गया, आलू हो गया, यह सब। और जो यहाँ पर पठारी वाला क्षेत्र पड़ता है इधर क्या होता है? इधर दलहन। ठीक है, दलहन और तिलहन ठीक ठाक होता है क्योंकि इन सबों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट का यहाँ पर हो गया खत्म। बाकी आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की जलवायु या फिर मौसम कुछ पढ़े। बाकी इसी तरह चैप्टर बाई चैप्टर पूरा यूपी स्पेशल ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले वाले चैप्टर में ऐड कर देंगे, ज़्यादा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और उठा करके दूसरे ग्रुप में फेंक देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।